एक तरफ कश्मीर घाटी में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, तो वहीं जम्मू पुंछ हाईवे पर एक आईडी को निष्क्रिय कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज पुलवामा के दाची गांव इलाके में चल रही मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के करीबी और उसी के परिवार का सदस्य इस्माइल उर्फ लंबू को सुरक्षा बलों ने उसके एक साथी सहित ढेर कर दिया, जिसकी काफी लंबे समय से तलाश थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पुलवामा हमले में इसी लंबू ने आईडी को बनाया था और प्लांट भी किया था और ये आईडी बनाने में एक्सपर्ट था। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बल लगातार जो है आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं और क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि 15 अगस्त से पहले आतंकी जम्मू संभाग के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और यही वजह है कि आए दिन कश्मीर घाटी में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, तो जम्मू संभाग में लगातार निगरानी रखी जा रही है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। शिक्षक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से क्षेत्र में सनसनी। भीटी थाना क्षेत्र के इटवा के पास बदमाशों ने मारी गोली। बताते चले कि बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अमेठी जनपद के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात मृतक रमाशंकर मिश्र को मारी गोली। भीटी थाना क्षेत्र के थरिया कला गांव के निवासी हैं रमाशंकर मिश्र। बताते चले कि पारिवारिक विवाद के चलते बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर प्राथमिक विद्यालय अमेठी में तैनात रमाशंकर मिश्र को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोल्जर के साथ अनंत कुशवाहा, ANB न्यूज, अंबेडकर नगर। बड़े माहौल में यूपी बोर्ड में 10th और 12th के नतीजे खुशियां लेकर आए हैं। पिछली कक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर जारी नतीजे 5 साल में सबसे बेहतर हैं। आइए जानते हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि वह क्या नतीजे आए हैं और क्या खुशहाली है उनके मन में। आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में थी? हाई स्कूल में थी। आप कितने पसंद है आपको? 89%। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पर ना पेपर नहीं, वो पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मिश्रा है। मेरा 12th में था। मेरे 81% है। जी। आपका क्या नाम है? 84%। कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर नहीं हुए थे, तो वो अपना खुशहाल नहीं है। उनसे जानना चाहेंगे दोबारा से कि कैसा उनको महसूस हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस हो रहा है? ठीक है, लेकिन हमने बहुत तैयारी करी इस बार हाई स्कूल की। हम सबने घर वालों ने कहा था कि कुछ करना, हाई स्कूल का रिजल्ट है, हुए नहीं पेपर, नंबर ऐसे ही है बिना रिपोर्ट के रिजल्ट के नंबर है। लगातार हो रही बारिश से झज्जर पड़े मकान की छत गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज आपको बता दें, जनपद कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र के गांव महावर में एक छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, 12 बजे के समथिंग मकान के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी झज्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें पुष्पेंद्र नाम एक 6 साल का बच्चा दब गया, जिसमें अजय नाम का भी बच्चा दबा था। और जब मौके पर परिजनों ने जाकर देखा तो पुष्पेंद्र की मौत हो चुकी और अजय अभी घायल है। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने पूरी जांच पड़ताल करके जब SDM साहब से बात की गई तो SDM सदर ने बताया कि जो भी राशि है, सहायता राशि घर वालों को दी जाएगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, उसी के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके लिए कासगंज से मैं अतुल यादव।
सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि आपको बता दें धर्म नगरी अयोध्या के सोहावल तहसील के चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में आज 2 कैबिनेट मंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने 2022 में जिस तरीके से बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करा करके अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने बयान दिया और 2022 में बहुमत की सरकार बनाने के लिए भी वादा किया। आपको बताते चले कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा हुआ है और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। वीडियो पर्सन सागर के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। 93 साल की उम्र में एथलीट बनी मान कौर अब 105 साल की उम्र में हमारे बीच में नहीं रही। इतनी बड़ी उम्र के बावजूद भी लगातार लोगों को इंस्पायर करती रही हैं और अपने एथलेटिक करियर में उन्होंने करीब 35 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। आपको बता दें कि कैंसर के चलते उनका ट्रीटमेंट डेराबस्सी में चल रहा था, पर आज अचानक ही दर्द हुआ और उसके बाद उनका शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई। अभी हम उनके घर में हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर को लाया गया है। अब देखें सारे परिवार वाले सब मौजूद हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अचानक से इनको पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में इनका इलाज करवाया गया। जब वहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि उन्हें गॉल ब्लैडर में कैंसर है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए जब कीमोथेरेपी की बात सामने आई तो तब डॉक्टर्स ने ही ट्रीटमेंट को आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया, क्योंकि ज़्यादा उम्र होने के कारण ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होना था और ज़्यादा ही रिस्क बढ़ जाना था। जिसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनका डेराबस्सी में चल रहा था। रिकवर भी फैमिली से बात की गई तो बता रहे हैं कि रिकवरी भी हो रही थी धीरे धीरे, पर अचानक से ही किसी कारण कॉम्प्लिकेशन के कारण ये रिकवर नहीं कर पाए। फैमिली पूरी तरह से शोक में है। काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे, पर लगातार लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और खुद भी आखिरी वक्त तक भी जब फैमिली उनसे बात कर रही थी तो उनके कहना है कि वो जापान जाएंगे, अगले ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। और मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लगातार खुद को भी मोटिवेट कर रहे थे। फैमिली पूरी तरह मोटिवेटेड थी, उन्हें भी उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। खैर वो अब हमारे बीच में नहीं रही है, पर वो अपनी कहानी से लगातार युवाओं को इंस्पायर करती रहेंगी। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के गिरोड क्षेत्र के ग्राम बमनीपुर में निर्माणाधीन रेलवे का अंडरपास पुल बनाया जा रहा है, जहां पर थोड़ी बरसात में भारी मात्रा में पानी भर गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है जब इस तरीके के पुल बनाए जाएंगे हमारे लिए जी का जंजाल हो जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है करीबन 7 से 10 फुट पानी भरा हुआ है, जिसमें निकलने वाले वाहन डूब जाते हैं। वहीं ग्रामीणों के कहने पर ठेकेदार का कहना है अभी अंडरपास पुल से पानी थोड़ा बहुत निकाल दिया गया है, शाम तक पूरा पानी निकाल दिया जाएगा। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, एएनबी न्यूज मैनपुरी। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। उन्होंने वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन पहुंचने के बाद उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। आपको बता दें 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां अब ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से हर सरकार में जो ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी की नज़र अब ब्राह्मणों पर लग रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक आ चुका है और उसको लेकर हर पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। उसी को देखते हुए आज मथुरा के गोवर्धन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां एक ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया। महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। मथुरा से
रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार की जहां आवारा पशुओं और गौवंशों को लेके हर जगह किरकिरी हो रही है, वहीं पर अमेठी जनपद में आवारा पशुओं और गौवंशों के निस्तारण के लिए मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें एक नंबर दिए गए थे जिनको डायल करके संबंधित पीड़ित व्यक्ति जो है उस गाँव का उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराता और उस नंबर के द्वारा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचकर मौके पर उसका निस्तारण करते। आज हम इसका रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर संग्रामपुर का एक नंबर है 9984401544। इस नंबर को हम एक बार डायल करते हैं और हम देखते हैं, आप भी देखेंगे कि यह नंबर आखिर मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी रियलिटी क्या है। आप देख रहे हैं ये नंबर है और इसकी रियलिटी ये है कि ये नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है, इसमें बेल नहीं जा रही है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो सिर्फ कागजों पर ही, लिखा पढ़ी में रह जाता है। इसकी भौतिक सत्यापन में कहीं भी पूरा नहीं हो पाता है। आखिर अब ये देखने वाली बात होती है कि वह किसान जो एक तरफ बढ़ती महंगाई से परेशान है और दूसरी तरफ आवारा पशुओं से परेशान है, इनकी समस्याओं का निजात कैसे मिलता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। कानपुर में लगातार 3 दिनों से बारिश चल रही है, जिसके बाद आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। लेकिन इन 3 दिनों की बारिश के बाद आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का जल भरा हुआ है। ऐसे जल भराव में स्थानीय लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हालांकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग होने के कारण जहाँ पर पानी का इतना भराव है कि इस कारण से ग्रामवासी या क्षेत्रवासी निकलने में बड़ी समस्या होती है। हालांकि हमारे पास इस समय हमारे साथ एक ग्रामवासी भी खड़े हैं, कुछ ग्रामवासी खड़े हैं, इनसे बात करके देखते हैं कि क्या क्या समस्याओं को उनको दो चार होना पड़ता है। क्या समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? यहाँ ट्रांसफार्मर में ब्रेकेज आ जाती, पिछली बार 2-4 मवेशी मर गए थे। अब की बार भी जो अब खतरा बना हुआ है, पानी भर जाएगा तो कई जानवर मर सकते हैं, आदमी मर सकते हैं इसमें जी। तो हाँ। पानी भरता है तो क्या यहाँ पर कोई सफाई निकासी का कोई निकासी का साधन नहीं है। पहले तालाब था, ट्रैक बन गया, रिवर ट्रैक बन गया, तालाब पुर गया, अब पानी कोई निकासी नहीं, नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। जी। आप अधिकारियों से इसकी जानकारी देते हैं? हाँ, जानकारी देते हैं, लेकिन कहते हैं कब बजट आएगा तब करेंगे, अभी बजट आएगा तब करेंगे। बरसात तो आज हो रही, कब बजट आएगा कब करेंगे। जी। तो जैसे पानी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो क्या ट्रांसफार्मर से करंट भी पानी पे? हाँ, पानी आ जाता है। पिछले बार कई जानवर मर गए थे, अब की बार भी करंट आ गया था। हाँ, हर बार करंट आ जाता है। अब ट्रांसफार्मर पानी में तो रखा ही है, घास काटने हाँ, खाने आते हैं, मर जाते हैं। हाँ। जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए ग्रामवासी काफ़ी डरे और सहमे से हैं। इनका कहना है कि इस ट्रांसफार्मर के जरिए पानी में करंट आ जाता है। जब ये करंट आ जाता है तो इस कारण से कुछ मवेशी भी मारे गए हैं। हालांकि पिछले साल भी ऐसी घटना हुई है और इस वर्ष भी ऐसी घटना का अंदेशा लगाया जा रहा है। बजाय इसके प्रशासन किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, और जबकि उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। शहीदों के सम्मान में ही देश का सम्मान है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी एक क्रांतिकारी लाल की मूर्ति को आज़ाद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव जनपद के तहसील व थाना सफीपुर का है। यहाँ पर जन्मे आज़ाद गुलाब सिंह लोधी ने स्वतंत्रता संग्राम के तहत झंडा सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के अमीनाबाद के लखनऊ पार्क में झंडा फहराया था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें तत्काल गोलियों से भून दिया गया था। भारत सरकार ने इन्हें शहीद की उपाधि से सम्मानित भी किया था और इनकी यादगार में एक डाक टिकट भी जारी किया था। लेकिन अभी तक उन्नाव प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इनकी मूर्ति को आज़ाद नहीं किया गया। सफीपुर थाने में लगभग 14 सालों से ये मूर्ति कैद हुई है। लगातार सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों द्वारा शासन को ज्ञापन दिया जा रहा है, किंतु अभी तक उनकी मूर्ति को आज़ाद नहीं किया गया। खैर, देखने वाली यह बात होगी कि शहीदों के सम्मान के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा और उनकी मूर्ति को कब आज़ाद किया जाएगा। उन्नाव से ANB न्यूज़ के लिए बोधराज।
एएनबी न्यूज चैनल के खबर का हुआ बड़ा असर। एएनबी न्यूज चैनल ने विक्षिप्त महिला की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसमें संत समाज ने आगे हाथ बढ़ाया है। सोनवर्षा के महंत ने विक्षिप्त महिला की जिम्मेदारी ली है और साध्वी लोगों ने महिला को अपने शरण में लिया है और उसकी पूरी जिम्मेदारी ली है, उसका पूरा दायित्व निभाने का वादा किया है। गोंडा से एएनबी न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन अभी भी है। बात करें वीकेंड लॉकडाउन के पालन की, तो आप गोरखपुर में इस समय हम गोलघर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वीकेंड लॉकडाउन की पूरी तरीके से लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। चहल पहल तो इतनी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन इसको एक तरीके से वीकेंड लॉकडाउन की पूरी तरीके से ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बात करें पुलिस प्रशासन की या संबंधित अधिकारी की, तो यहाँ कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अपील कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण घट तो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रखा है। शनिवार रविवार 2 दिन बाजारें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। वहीं जो जरूरी सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उसको बाहर रखा गया है। ऐसे लोग जरूरी सेवाओं को शामिल अपने कार्यों में शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेवजह अगर कोई घरों से बाहर निकलता है या वीकेंड लॉकडाउन के दिन अगर कोई दुकानें खोलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। लेकिन गोरखपुर महानगर में पूरी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई देखी जा रही हैं। जगह जहां महानगर के तमाम जगहों पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग भी भारी संख्या में बेवजह निकल रहे हैं और तफरी कर रहे हैं। कोई भी बिना काम के सड़कों पर निकल रहा है। वहीं दुकानदार भी अपने दुकानों के आधे शटर को खोलकर लोगों को सामान मुहैया करा रहे हैं। अब कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जो भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं उस पर ये पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, तो पूरे महानगर में यही स्थिति है। सारी जगह अमूमन ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब बात करें वीकेंड लॉकडाउन के पालन की, तो ऐसे में तो वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं हो सकता है। लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन है, अगर कोई जरूरी काम हो तभी आप घर से आज निकलें, वीकेंड लॉकडाउन का पालन करें। और जो जरूरी सेवाएं हैं केवल वही दुकानें खुल सकती हैं, या मेडिकल स्टोर हो या कोई भी जरूरी सेवाएं हो, उसको ही वीकेंड लॉकडाउन में खोलने की अनुमति है। फिलहाल गोरखपुर में वीकेंड लॉकडाउन का असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से आज अपनी एक रसोई का उद्घाटन किया गया दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और यहाँ तक कि जो विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी हैं वो भी इस उद्घाटन में शामिल हुए। मगर इस उद्घाटन से कहीं ना कहीं राजनीति झलकती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से 5 रुपए के अंदर कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और 5 रुपए में भरपेट थाली मिल पा रही है, यानी कि पौष्टिक आहार दिया जाएगा। मगर ये सारी जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं शास्त्री नगर के अंदर की गई और शास्त्री नगर के अंदर एक रसोई का उद्घाटन किया गया जो एक निजी संस्था के द्वारा चलाई जाएगी और उसके अंदर 5 रुपए के अंदर हर व्यक्ति को खाना मिलेगा और हर खाने के साथ साथ उसको दोबारा भी खाना मिल सकता है। ये रसोई जो है वो लगातार चलती रहेगी और इसके अंदर किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल रही है। और यही चीज आदेश गुप्ता ने भी कहा कि निजी संस्था के जो है वो अपने तरफ से ये खर्चा कर रही है और जनता को जो कोरोना काल के अंदर राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गरीबों के पास इस समय गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं 2 वक्त की जो रोटी है वो कम पड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार रसोई के द्वारा कहीं ना कहीं संस्था के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी यही संदेश दिया कि हम अगर इस तरीके की रसोई चलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर और भी रसोई खोलने की कोशिश करेंगे ताकि कम पैसों के अंदर 2 वक्त की रोटी लोगों तक मिल सके। मगर जिस तरीके से राजनीति झलकती आई और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की रसोई खोली गई है कि या फिर सिर्फ राजनीति के लिए की गई है, मगर उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, सिर्फ लोगों तक
पौष्टिक आहार पहुंचाना है, और वो भी 5 रुपए की कीमत में। 5 रुपए की कीमत के अंदर यानी कि भर पेट खाना मिलेगा गरीबों को। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। कि हम बात कर लें प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की, तो जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 14 में वहां के सभासद स्वच्छ भारत मिशन को पलीते लगाते नजर आ रहे हैं। जब हमने जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 14 में जाकर देखा तो वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जब हमने वहां के वार्ड वासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप स्वयं यहाँ की दशा देख सकते हो। जब हमारे बच्चे निकलते हैं तो कई बार पानियों में गिर जाते हैं। स्कूल जाने के लिए भी बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं हमने कई उच्च अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत की है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जहां एक और नगर पालिका स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 14 से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वह सारे दावे फेल कर रही हैं। एनबी न्यूज, मयंक राजपूत, जालौन। पूर्वांचल में जाने वाले देसी कुश्ती धीरे धीरे समापन की तरफ जा रही है। कुश्ती के तरफ से लोगों का जहां मोह भंग हो रहा है, वहीं देवरिया जनपद के बारीपुर मंदिर पर लगभग 20 जिलों के पहलवानों को बुलाया गया और एक अच्छी कुश्ती 20 जोड़े में हुई। ये कुश्ती देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां आए थे और कुश्ती के प्रति युवाओं का कुछ मनोबल भी बढ़ा है। और इधर क्षेत्रीय जनता के भी लगभग 5 जोड़े कुश्ती लड़े गए, जो कि क्षेत्रीय लोग लड़े। तो ये बता दूं मैं कि देवरिया में कुश्ती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और कुश्ती में यहाँ जैसे अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और इलाहाबाद तक के कुश्ती पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने जौहर का परिचय दिया और लोग तालियों की तड़राहट के बीच पूरा उसका लाभ उठाया। इस तरह से इस पर जब बात करते हैं हम कि यह कुश्ती जहाँ पे हुई वो बजरंग बली का मंदिर है, बारीपुर मंदिर सिद्धपीठ दरबार है। तो उनके वहाँ के महंत शिवानंद जी महाराज जी बताते हैं कि कुश्ती के प्रति युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं वो कुछ अपनी कसरत करके कुश्ती करें और पुरानी परंपरा जो भारत की कुश्ती एक महत्वपूर्ण कुश्ती है, ये चलती रहे। तो इस कुश्ती को देखने के बाद से लोगों में अब कुश्ती के प्रति थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है और यहाँ कुश्ती का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। लेकर पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं तो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की ग्राम पंचायत बूढ़ा बहादुरपुर में। विकासखंड दमखोदा का ये मामला है। पूरे मामले में वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी नन्हे खान ने अपने प्रधान से मिलकर आपसी वित्तीय साठगांठ के चलते ग्राम पंचायत में पूरी तरीके से सेंध लगा दी, जहां पर विकास हेतु आए सरकारी धनराशि को उन्होंने सीमेंट, सरिया आदि में व्यय न दिखाकर एक अशोक राइस मिल, अशोक ऑयल मिल के नाम से लाखों रुपए का भुगतान संस्था को जारी कर दिया। जिसके संदर्भ में जब मामले की जांच हेतु उप निदेशक पंचायत श्री महेंद्र सिंह जिसके मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने आज मीडिया से रूबरू होने पर बताया कि इस मामले में उनको पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं, जिसका 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण कर दिया जाएगा। मामले में संबंधित दोषी आरोपियों के खिलाफ उप निदेशक पंचायत के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एएनबी न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय ठग जो बैंकों से लोगों के एटीएम बदल करके फ्रॉड का काम करता था, आज उसे एसओजी और स्वाट टीम की टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पकड़े गए अपराधी के पास से 25 एटीएम कार्ड, 8,000 रुपये नगद, बिना नंबर की अल्टो कार और अन्य चीज़ें के साथ बरामद हुई हैं। पुलिस लगातार अपनी छवि साफ करने में लगी हुई है और इस कड़ी में ऑपरेशन क्लीनअप के तहत एसपी आशीष श्रीवास्तव जो कि बस्ती के पुलिस कप्तान हैं,
उनके नेतृत्व में जो ऑपरेशन क्लीन अप चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस जनता के बीच में इसका देखने को मिल रहा है। जनता से भी हमने बात की, जनता भी इससे काफ़ी खुश है। अपराधियों पे लगाम लग रहे हैं और अपराधों पे भी लगाम लग रहे हैं। कैमरा पर्सन सब्र खान के साथ चौधरी खान, ANB न्यूज़, बस्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग यह 28 है। मुजफ्फरनगर से लखनऊ जाने वाली यह राष्ट्रीय राजमार्ग सालाना अरबों रुपए टैक्स के नाम पे वसूली करती है, लेकिन सुविधा यहाँ 0 के बराबर है। ये कुशीनगर जनपद में कसिया विकासखंड के भैंसहा गांव के पास जल जमाव से लोग परेशान है। NH 28 के किनारे जो सर्विस लेन है उससे जो है बराबर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। वहीं इस लिंक रोड से जुड़ते हुए दर्जनों गांव के लोगों की आवागमन होती है, लेकिन इस समस्या पर न तो NHAI के अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही स्थानीय प्रशासन, जिसके वजह से लोगों को दुश्वारियां झेलना पड़ता है। वहीं इसको लेकर ग्रामीण दर्जनों बार इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन न तो इनकी कोई शिकायत सुनी जाती है और न ही समस्या का समाधान होता है। अब देखना यह है कि अरबों रुपए टैक्स वसूलने वाली यह राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्विस लेन का जल जमाव की समस्या ठीक होती है या इसी तरह अपने बदहाली पर आंसू बहाती नजर आती है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज़, कुशीनगर। यूपी में लगातार बारिश हो रही है, परंतु आपको बता दें जिस तरह से यूपी के कई जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें बिजनौर में आफत की बारिश नजर आ रही है, क्योंकि बता दें आपको जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर पानी भर जा रहा है, उस तरह से वहां के जल निगम ने वहां पर पहाड़ों से पानी छोड़ा है और जो कि नहर के रास्ते, समुद्र के रास्ते और गंगा नदी के रास्ते बिजनौर की सड़कों पर जगह जगह जो कि पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो सड़कें हैं वो भी जलस्तर वहां पर भरता हुआ नजर आ गया है और वहां के किसान भी काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि किसानों के खेत में भी उसी तरह जलस्तर बढ़ चुका है। अब किसान अपनी खेती करने भी नहीं जा पा रहा है और बाकी यातायात में भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रोहन उपाध्याय के साथ मैं जय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कावड़ मेले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि कोई कावड़िया हरिद्वार में प्रवेश ना कर सके। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर, जो कि उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नारसन बॉर्डर है। यहाँ अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, ये कावड़िया आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, जाँच की जा रही है और कावड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। जबकि हरिद्वार प्रशासन ने कावड़ियों के लिए हरिद्वार जल से एक व्यवस्था की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक टैंक की व्यवस्था की गई है, इसमें गंगा जल है ताकि कोई कावड़िया बॉर्डर से जो लौटाए जा रहे हैं उनको मायूस ना होना पड़े और यहाँ से जल लेकर जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में प्रवेश की कावड़ियों को अनुमति नहीं है और जो दूसरे यात्री आ रहे हैं उनको भी RT-PCR की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है, तभी उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। ANB न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो अपने 72 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट और उत्तराखंड पोर्टल पर आपका रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आप उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। ANB न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। शामली में 3 दिन पूर्व हुई छात्र की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र अपने बीएड का पेपर देने के लिए जा रहा था। दरअसल आपको बता दें ये घटना 28 जुलाई के सुबह की है। इस दिन शामली में भारी वर्षा होने के कारण शामली की सड़कों पर काफ़ी पानी भर गया था, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं के साथ गुजरना पड़ रहा था। इसी के बीच नया बाजार निवासी नीलेश कुमार का छात्र अपने घर से बीएड की परीक्षा देने के लिए निकला था और बीएड की परीक्षा देने के लिए जैसे ही वे अपने घर की गली से बाहर निकला और बाहर
सड़क पर भरे पानी में उसने पैर रखा तो पानी में पहले से ही बिजली का करंट उतरा हुआ था, जिसके चलते नीलेश छात्र को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया और छात्र की करंट लगने से तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। नीलेश की मौत के बाद उसका वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद छात्र की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्र की मौत के बाद नगर वासियों में नगर पालिका व विद्युत विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज, शामली। योगी सरकार की पुलिस अब अपराधियों के गिरबान तक हाथ पहुंचाने लगी है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आज 2 मोबाइल लुटेरे को धर दबोचा है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर घटना को खुलासा करते हुए बताया कि आज पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल लूटने का काम करते थे और अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल, 1 गाड़ी, कारतूस बरामद किया गया। आज दोनों अपराधियों को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शहजाद अंजुम, एएनबी न्यूज, सहारनपुर। सावन मास शुरुआत होते ही जिला प्रशासन ने सभी मंदिरों में ताला जड़वा दिया। सोमवार के पहले दिन ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई और मंदिरों में शटर व गेट बंद कर दिए गए। श्रद्धालु बाहर से ही शिव जी के दर्शन करके फूल और माला और बेलपत्र वगैरह अर्पित किया। आपको बता दें, सीतापुर जनपद में एक ऐसा मंदिर है, ऐसा शिवलिंग है, जहां पे लोग बाहर से आते हैं और दर्शन करने आते हैं। सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह शिवलिंग नैमिषारण्य में गोमती नदी के अंदर है। करीबन 20 फीट के नीचे ये शिवलिंग है। उसके ऊपर आदि गंगा माँ बहती हैं और श्रद्धालु जो आते हैं फूल, दूध, बेलपत्र, फल वगैरह अर्पित करते हैं। सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। बहती हुई गोमती के अंदर नीचे जाना एक चमत्कार ही है, एक तरीके का पूरा चमत्कार ही है। श्रद्धालु के लिए फल भी शिवलिंग से वापस ऊपर आ जाते हैं। जितने लोग होते हैं उनको उतने ही फल मिलते हैं। और अगर कोई उसको जांच पड़ताल करने के लिए आता है तो बेलपत्र डाले या दूध डाले या फल डाले, वो सारा गोमती में बहता हुआ चला जाता है, क्योंकि जिसकी श्रद्धा है उसी को शिव जी फल वापस करते हैं और फल ग्रहण करते हैं। वहीं के बाबा जी बताते हैं कि ये करीबन कोई नहीं जानता है कितने वर्षों पुराना है और कितने दिनों पुराना किसके द्वारा अर्पित की गई है। ये एक रहस्य है जिसकी जानकारी आज तक न जिला प्रशासन न किसी ने खोज कर पाई है। आपको ये भी बता दें, इस सावन मास में ग्रंथों में बहुत कुछ है कि सावन में शंकर भगवान को खुश करने के लिए शिव भक्त हर प्रकार के व्रत से लगा के पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक सब कुछ करते हैं। मगर हमारे नैमिषारण्य में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे छोटी सी ही आपको कामना करने से, जाने से उनको फूल और माला और फल अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज, सीतापुर। औषधि विभाग की टीम ने 2 मिलों पर मारा है छापा। 55 लाख रुपए की कीमत की हरी मटर और दाल की बोरियां किया है सीज। दोनों मिलों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रत्ना और जय साई ट्रेडर्स के यहाँ पे छापेमारी की गई। मिलों में मिली सड़ी दाल व मटर मिक्स ब्रांड के साथ ही बिना FSI मार्क लेवलिंग के पैकिंग की पालन नहीं किया जा रहा था। जिलाधिकारी के आदेश पर छापेमारी की गई है। अभियुक्त अधिकृत राम अवतार के टीम द्वारा छापेमारी कर हमीरपुर में सैंपल भेजे गए। हमीरपुर से सीलू साथ एएनबी न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व रीवा नगर निगम के पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ रीवा नगर निगम के सब इंजीनियर मनोज सिंह के द्वारा समान थाना में FIR दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को
सब इंजीनियर मनोज सिंह अपनी टीम को लेकर समान थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में गए हुए थे प्रदूषण के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। लेकिन इसी बीच इंदिरा नगर में स्थित दुकानदार के द्वारा और रीवा के पूर्व महापौर के द्वारा सब इंजीनियर के साथ अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सब इंजीनियर के द्वारा वायरल कर दिया गया है। वहीं सब इंजीनियर के द्वारा बताया गया कि पूर्व महापौर के द्वारा गालियां भी दी गई है, जिनके खिलाफ समान थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने व अभद्रता पूर्वक पेश आने के खिलाफ में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करवा दी गई है। हालांकि समान पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर अब कांग्रेस का प्रदर्शन। राऊ विधानसभा से विधायक जीतू पटवारी की अगुवाई में और रहवासियों के साथ में आज राऊ विधानसभा है जो वहां पर जीतू पटवारी ने रहवासियों के साथ बिजली बिल को लेकर जिस कदर बिजली बिल लगातार जो है बढ़ रहा है उसको लेकर प्रदर्शन किया है और बिजली विभाग से इन बढ़े हुए बिजली को जो बिल को लेकर है उनका निराकरण करने की बात की है। अन्यथा जीतू पटवारी ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कोरोना काल के बाद लगातार जिस कदर महंगाई से लोगों का आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और इसके बाद अगर बात करें तो अब बिजली के जो बिल हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और लोगों को बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं, जिसको लेकर राऊ विधानसभा से विधायक जीतू पटवारी ने आज अपने क्षेत्र के रहवासियों के साथ बिजली बिल को लेकर जो बढ़े हुए बिल हैं उनको निराकरण करने को लेकर आज बिजली विभाग पर जाकर वहां पर प्रदर्शन किया और घेराव किया। साथ ही एक ज्ञापन सौंपा और वहां पर स्पष्ट जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि इन बढ़ते हुए बिजली बिलों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा जो है आगे उग्र आंदोलन की भी जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है। 1700 रुपए का ये आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसे एवरेज बिल 25,000 से ऊपर गरीबों के आते हैं। इस परिवार में सोलर भी लगाए ऊपर, उसके बाद भी ये स्थिति है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी ने कहा था 200 रुपए से ऊपर बिल आए तो मत भरना, मैं आऊंगा जोड़ने। ये हालात है। हमने आज आग्रह किया है प्रशासन से, पीड़ितों को मिलवाया है, MPB से मिलवाया है, अगली बार बिलों की होली जलाएंगे। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि महंगाई से जिस कदर लोगों की आम जनों की पूरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है, अब जिस कदर सरकार द्वारा या बिजली विभाग द्वारा लगातार जो है बढ़ते बिल थमाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाती है या फिर नहीं। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। आज झांसी में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए लगभग 12 कर्मचारी एवं अधिकारीगण का सम्मान समारोह का आयोजन SSP द्वारा पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें SSP शिवरी मीणा ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एवं अधिकारीगण को शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनको विदाई दी। SSP शिवरी मीणा ने खुद उनकी गाड़ी में धक्का लगाकर उन्हें विदाई दी एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। मुंबई के दहिसर कोविड सेंटर में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए शिव कुमार यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कंप्लेन दिया गया है। बतौर एक बैनर भी लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग लोकेशन में यह बैनर लगाया जिसमें मांग की गई है कि यहाँ की जो डीन है दीपा श्रेन, उनको तत्काल प्रभाव में हटाया जाए। लिहाजा वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगा। यह मुंबई का दहिसर कोविड सेंटर का वैक्सीन सेंटर है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार रात से ही लोग यहां वैक्सीन के लिए आते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो महज कुछ लोगों को टोकन देकर यह कह दिया जाता है कि वैक्सीन जो आई थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अगर 250 वैक्सीन आती है तो महज 200 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, बाकी 50 लोगों को प्राइवेट तौर पे दिया जाता है, यानी कि जान पहचान की बात कहकर दिया जाता है। इसी को लेकर कालाबाजारी के तौर पर एक बैनर लगाया गया था जिसमें साफ तौर पे कई पक्ष यानी कि शिवसेना, कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दहिसर के वैक्सीन सेंटर पर पूरी तरह से कालाबाजारी की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब हमने यहाँ की डीन दीपा सेन से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी वैक्सीन की मात्रा आती है उतनी हम यहाँ बोर्ड पे लगे हुए जो अंकित है उस पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद हमने नीचे यह भी लिखा है कि मुफ्त वैक्सीन फिलहाल कोई पैसा नहीं लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग हैं जो उनको बार बार फंसाने की कोशिश करते हैं, बार बार उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी जानकारी के साथ हम बात करेंगे प्रकाश पुजारी से। सर, एक कंप्लेन दिया था आपने भी, क्या कुछ कंप्लेन शॉर्ट में बताइए। कंप्लेंट इसलिए दिया कि यहाँ वैक्सीन सेंटर पे जो व्यक्ति की है चेकनगर जिम्बो कोर्ट में कि यहाँ पे जो लोग रात भर लाइन लगे उनको वैक्सीन नहीं मिलता है। अगर किसी की वीआईपी है या कोई डॉक्टर है या उनके कर्मचारी उनको वैक्सीन मिला जाता है। अगर यहाँ पे उनको वैक्सीन है तो सामान्य वैक्सीन नहीं मिले तो ये सिर्फ ऐसा लिख दो बोर्ड कि यहाँ सरकारी आदमी को वैक्सीन मिलेगा और बाकी आम आदमी को वैक्सीन नहीं मिले तो आम आदमी खड़ा नहीं रहेगा। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता, यही सर्वदलीय पक्ष मिलकर बड़ा आंदोलन करने की फिराक में है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला वीवीआईपी जिलों में शुमार है और लेकिन यहाँ विकास की जो हकीकत है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रायबरेली जिले का सरेनी विकास खंड का रालपुर गांव जो गंगा किनारे बसा हुआ है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में पिछले 4 दिनों से जल भराव हो गया है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों के यहाँ खाने पीने की जो वस्तुएं वो भी खत्म हो गई हैं। गांव के लोगों ने बताया कि इसकी सूचना हम लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ ही जिले के उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जिले का कोई भी उच्च अधिकारी इस गांव की तरफ नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के साथ इस प्रकार की समस्याएं हर साल होती हैं और लेकिन हर बार सरकारी मदद यहां तक पहुंचती थी, लेकिन इस बार अभी तक सरकारी मदद हम लोगों के पास नहीं पहुंची है। हमारे मवेशी भी भूखे मरने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। यूपी के जनपद हाथरस में एक 22 वर्षीय महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। आपको बता दें कि आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। पहले महिला ने 2 बेटी और 1 लड़के को 3 मिनट की देरी से जन्म दिया। वहीं गांव पहुंची महिला के बच्चों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि यह भगवान का करिश्मा है। कोतवाली चंदवा क्षेत्र के गांव झिंगुरा की रहने वाली है महिला। मैं जयकिशोर कुशवाहा, एएनबी न्यूज, हाथरस।